एवरीवन, वेलकम टू द कंटेंट क्लाउड। एचटेट के सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। इसमें आपको क्वेश्चंस के साथ साथ डिटेल भी बताई जाएगी हर एक क्वेश्चन की। ओके, एग्ज़ाम की ही तरह 30 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 30 क्वेश्चंस, राइट। वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने आपके रॉन्ग हुए। ओके, एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वीडियो के एंड में आपका एक कॉन्सेप्ट मैथ्स का चलता ही है, तो वीडियो के सबसे लास्ट में आपको मैथ्स का परसेंटेज टॉपिक का एक क्वेश्चन मिलेगा जिसे आपका सॉल्व कराया जाएगा इजी टू इजी वे में। ओके, ईजीएस्ट वे में। एंड आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, वो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी ट्रेंड है मैथ्स का, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे ही आपको बताया जा रहा है। सो आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस देखकर सभी का एक जगह सबको कंबाइन करके नोट करके एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। सभी कॉन्सेप्ट के एक जगह पर उन्हें लिख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, इट्स टोटली अप टू यू। सो विदाउट एनी डिले चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन है, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। ओके, सो सीडीपी, हिंदी, रीजनिंग, ये ऐसे आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपके फुल मार्क्स आपको दिलाते हैं। बस आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, बाकी आप इसमें विदाउट एनी डाउट तो अच्छे नंबर अटेंड कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपका है, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण, लेबलिंग के बिना रिपोर्टिंग या बच्चों की तुलना, शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने व समीक्षा करने में सहायता करना, सीखने के अंतर को जानने में सहायता करना। तो सीखने के रूप में आकलन कैसे आपकी सहायता करता है आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे की कालानुक्रमिक उम्र 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष के बच्चे के लिए बना बुद्धिमत्ता परीक्षण का उपयोग कर सकता है तो उसकी बुद्धिलब्धि यानी IQ कितना होगा। ओके, 150, 100, 125 या 120। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं बुद्धि को बुद्धिलब्धि के द्वारा मापा जा सकता है। ओके, किसी व्यक्ति का जो बुद्धिलब्धि स्तर है यानी IQ, उसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात उसको 100 से मल्टीप्लाई करा के आपका निर्धारित हो जाता है, यानी IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु यानी मेंटल एज अपॉन करंट एज यानी वास्तविक आयु। ओके, मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, सो यह आपका IQ का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको जो आयु दे दी गई है तो मेंटल आयु आपकी 15 वर्ष है। ओके, और करंट आयु आपकी 12 ईयर है। आपको सिंपली जो हमारा फॉर्मूला है ये इस पे पुट करनी है वैल्यूज़, राइट। सो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 100 अपॉन 12। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन 12 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर 3, 125 IQ इज़ द करेक्ट आंसर। सो आपको जो ये फॉर्मूला है इसे याद कर लेना है, आप बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन आता ही है। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। डैश प्रक्षेपी तकनीकी में व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, भूमिका निर्वाह, रोशा या फिर नाटकीय प्रस्तुति, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार वास्तविकता के स्थिर पहलुओं के प्रतिनिधित्व के लिए किस प्रकार की बुद्धि उत्तरदायी है।
जो आपके CDP के क्वेश्चंस होते हैं ये आपके सिंपल होते हैं, आपको कुछ बस पॉइंट्स हैं उनका ख्याल रखना होता है। पहले अगर आपका क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं है, लाइक पियाजे के अनुसार या स्किनर के अनुसार थॉर्नडाइक के बारे में स्ट्रेट नहीं है, तो आपको उसमें सिर्फ बच्चे को ध्यान रख के, यानी चाइल्ड स्टूडेंट है उसको ध्यान में रख के अपना आंसर करना है। ओके, आपको सिर्फ बच्चे की सहूलियत उस पर उसका एकदम से ख्याल करके आंसर देना है। बस आपको बस ये समझना है आप एक टीचर और बच्चे को बिल्कुल फूलों की तरह रखोगे, बस आपको उसी प्रकार से आंसर करना है। ठीक है, तो आपके ज़्यादातर जो आंसर्स होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस है, टिप है, इसे आपको उन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है जो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जिनमें आपको डाउट है। और जो आपके स्ट्रेट हैं, वन लाइनर टाइप है, वो तो आपके हो ही जाएंगे आसानी से। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार वास्तविक स्तर पहलुओं के प्रतिनिधित्व के लिए किस प्रकार की बुद्धि उत्तरदायी है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें आपकी लाक्षणिक बुद्धि उत्तरदायी है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य या कोई प्राणी संवेग के कारण प्रतिक्रिया देता है या मानव संवेग के कारण सीखता है। शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सामान्यीकरण या अनुकूलन। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पावलोव द्वारा प्रस्तावित शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये आपका एक प्रतिवर्ती प्रकार की शिक्षा है जिसमें संवेग एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। ओके, यहाँ पर आपका शास्त्रीय अनुबंधन ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ओके, इसकी खोज आपकी पावलोव के द्वारा की गई थी, तो इनका नाम आप याद रखिए, पावलोव। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। ये आपको सारे के सारे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। मूल्यांकन का मेन एम क्या है, तो इसी में आपको समझदारी दिखानी है। ठीक है, कैसे? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए नहीं। हम किसी भी स्टूडेंट को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि ये शिक्षार्थी प्रतिभाशाली है और ये आपका मंद बुद्धि है, ऐसे नहीं करना है। उन बच्चों की पहचान करना जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता होती है। ओके, ये आपका हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम की कठिनाइयों की और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए। तो इसके लिए आपके कई सारे प्रोसेस अवेलेबल हैं, इसमें मूल्यांकन कोई अहम भूमिका नहीं निभाएगा। नेक्स्ट है, उस सीमा तक प्रतिपुष्ट प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। बिल्कुल, आपको अपना बेस्ट देना है, यानी आपको अपना जितना भी आपके अंदर समझदारी है वो सब आपको स्टूडेंट को सिखा देनी है। बिल्कुल प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जहाँ तक आप उनको शिक्षा अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं वो आपको देनी है। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षार्थियों की क्षमताओं का आकलन करने, प्रदर्शन तथा विश्लेषण करने, प्रत्येक शिक्षार्थी को उचित प्रतिक्रिया प्रदान करने और उन्हें प्रगति कराने में मदद करता है। तो आप बस 4th वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा उचित है, 4th आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में डैश को छोड़कर सभी शामिल हैं। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारक कौन से हैं? ऑप्शंस हैं, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, पोषण की गुणवत्ता या संस्कृति आधार। विकास को आकार देने वाला पर्यावरण कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, यानी बाकी सभी शामिल हैं। ओके, यहाँ पर शारीरिक गठन जो है ये आपका, इसे छोड़कर सभी शामिल हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन की आवश्यकता डैश होती है। ओके, कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के प्रारंभ में, कार्यक्रम के दौरान एक बार या फिर कार्यक्रम की प्रत्येक अवस्था पर। मूल्यांकन की आवश्यकता आपकी हर एक स्टेज पर होती है। ओके, यानी 4th ऑप्शन, कार्यक्रम की प्रत्येक अवस्था पर। ओके, मूल्यांकन आपकी एक सतत प्रक्रिया है। ओके, ये कोई ऐसे थोड़े से टाइम का अभ्यास नहीं है, ये आपकी कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विद्यार्थी सीखने के लिए तब अभिप्रेरित महसूस करते हैं जब डैश होता है, जब कार्य डैश होता है। ओके, क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? सो यहाँ पर आपका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, जब उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ कार्य होता है तब जो है वो स्टूडेंट ज़्यादा समझता है, ठीक है, और ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी भाषा शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? एरिक्सन, पियाजे, कोलबर्ग या फिर वाइगोत्स्की? निजी भाषा शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया था? ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है स्कूल में बालक को समस्यात्मक बालक कहा जाता है जब वह अन्य बच्चों की समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है, वह शिक्षकों को उपयोगी दृष्टिकोण सुझाता है जब वे किसी समस्या की व्याख्या कर रहे होते हैं तब, या फिर वह ऐसा व्यवहार करता है जिससे शिक्षक के लिए उसे समझना कठिन हो जाता है, या आपका फोर्थ ऑप्शन वह कक्षा में अभ्यास के लिए अच्छी समस्याओं का सुझाव देने में बहुत साधन संपन्न है। ओके, स्कूल में बालक को समस्यात्मक बालक कब कहा जाता है? यानी आपका जो स्टूडेंट है उसमें उसको प्रॉब्लम है वो तब पता चलता है जब वो ऐसा व्यवहार करता है जब शिक्षक के लिए उसे समझना कठिन हो जाता है। ओके, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा फॉर फर्दर वीडियोस, एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश कोई भी बच्चा है जिसका आचरण सामान्य सामाजिक उपयोग से पर्याप्त रूप से विचलित होता है जिसे असामाजिक करार दिया जा सकता है? मानसिक रूप से मंद बच्चा, बाल अपराधी, पिछड़ा बच्चा या इनमें से कोई भी नहीं? असामाजिक करार तो तभी दिया जाएगा जब वो बाल अपराधी होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशाब्दिक परीक्षण के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है? ओके, अंक अवधि, ऑब्जेक्ट असेंबली, समानताएं, अंक गणित। कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर? ओके, सो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ऑब्जेक्ट असेंबली ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है पूर्णतः सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति क्या है? सो आपको क्या ऑप्शन करेक्ट होगा बताना है। ओके, सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन युक्तिकरण करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? इससे विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है, यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष को मूल्यांकन करता है, यह परीक्षा के भय को कम करने में सहायक है, या फिर अंकों को ग्रेड में बदल देता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता आपकी है कि यह प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जीन पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा संरक्षण को समझने में सक्षम हो जाता है? अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप उसे देखिएगा क्योंकि उसमें ये सब आपको डिटेल में समझाई गई हैं। ओके, यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग से संबंधित नहीं है? ओके, शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है आपका शेपिंग, बाकी सभी हैं। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गार्डनर द्वारा प्रस्तावित एक प्रकार की बुद्धि नहीं है? गार्डनर द्वारा प्रस्तावित एक प्रकार की बुद्धि नहीं है। ओके, सो गार्डनर ने आपका बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत या आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। इनका पूरा नाम हावर्ड गार्डनर था और ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक का नाम आपसे बहुत पूछते हैं तो आप उससे एक बार लिख लीजिए,
फ्रेम्स ऑफ माइंड, ओके, फ्रेम्स ऑफ माइंड, या ये इनकी बुक का नाम है, आपसे पूछा जा सकता है, ओके। इन्होंने 8 विभिन्न प्रकार की यानी 8 डिफरेंट टाइप्स की जो बुद्धि है, बुद्धिमत्ता का वर्णन किया है, ओके। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है आपको। यहाँ आपका 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की प्रतिक्रिया नहीं है? आत्मसातीकरण, निवास, अनुकूलन या फिर शेपिंग, ओके। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शेपिंग, ऑप्शन नंबर 4, ओके। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास की अवधि के दौरान सिर पैरों की अपेक्षा पहले अच्छी तरह विकसित हो जाता है। यह विकास की निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति को सबसे अच्छे से दर्शाता है? समीप दूराभिमुख, शीर्षपदाभिमुख, एकरूपता या एकीकरण, ओके। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है शीर्षपदाभिमुख, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ऑटिज्म का वर्णन पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ऑटिज्म या फिर इसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर कहते हैं, ओके। इसमें आपका आम और सबसे अधिक हैरान करने वाला और विकृत विकास संबंधी विकारों को अक्षम करने के रूप में दर्शाया जाता है, ओके। तो बचपन में ऑटिज्म का वर्णन सबसे पहले लियो कनेर ने 1943 में किया था। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश के दौरान या उससे पहले के लिए मूल्यांकन को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? योगात्मक, रचनात्मक, औपचारिक या फिर नैदानिक? निर्देश के दौरान या उसके पहले के लिए मूल्यांकन को आपका रचनात्मक आकलन के तौर पे जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बौद्धिक विकलांगता और सीखने की अक्षमता समान नहीं है। सीखने की अक्षमता वाले बच्चों में अनिवार्य रूप से 70 से कम बुद्धि लब्धि IQ होता है। बौद्धिक विकलांगता 18 वर्ष की आयु के बाद होती है। बौद्धिक विकलांगता और सीखने की अक्षमता दोनों विकासात्मक विकलांगता है, ओके। सो यहाँ पर विकलांगता शब्द का अर्थ होता है किसी भी गतिविधि या मानव के लिए सामान्य मानी जाने वाली सीमा के भीतर किसी गतिविधि को करने की क्षमता या कमी का होना, ओके। ये आपका विकलांगता कहलाता है। सो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है बौद्धिक विकलांगता 18 वर्ष की आयु के बाद होती है, ये आपका सही नहीं है, ओके, नहीं पूछा था। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रोमफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रणाली सिस्टम में पेरेंट्स वर्क प्लेस है? सूक्ष्म तंत्र, वृहत तंत्र, मीजोतंत्र या एक्सोतंत्र, ओके। सो उरी ब्रोमफेन-ब्रेनर ने पर्यावरणीय दृष्टिकोण को यह समझाने के लिए विकसित किया था कि पर्यावरण के सभी पहलू बच्चे को कैसे प्रभावित करते हैं, ओके। एंड इसमें आपका एक्सोतंत्र करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, परंपरागत नैतिकता या सापेक्ष नैतिकता, ओके। सो नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 3 स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका परंपरागत नैतिकता थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किसी प्रतिक्रिया की घटना को कम करने के लिए एक अप्रिय उत्तेजना की प्रस्तुति के रूप में जाना जाता है किसे? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन या फिर दंड या प्रेरक,
क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ओके, सो यहाँ पर आपका जैसा कि हम जानते हैं सकारात्मक पुनर्बलन में आपका जो प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, ये सब आ जाते हैं, और नकारात्मक में आपके जो भी नेगेटिव वर्ड्स हैं ये आ जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीके से व्यवहार करना सीखना, स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, या फिर आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन। यहाँ पर आपका करेक्ट होगा आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन, फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकटतम विकास का क्षेत्र इसके बारे में सही नहीं है? यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। यह ऊपरी सीमा निर्धारित करता है कि बच्चा क्या सीखने में सक्षम है। यह उन कार्यों की श्रृंखला है जो एक शिक्षार्थी दूसरों की मदद के बिना नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकता है। या फोर्थ ऑप्शन, यह एक कार्य की ऊपरी सीमा है जिसे एक शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सफलतापूर्वक कर सकता है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताना है आपको। यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यह एक कार्य की ऊपरी सीमा है जिसे एक शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सफलतापूर्वक कर सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मीता ने सांपों के खिलौने के भय को दूर किया, लेकिन एक मौके पर जब उसे अपने बिस्तर पर सांप का खिलौना मिला तो उसका भय लौट आया। भय की ऐसी वापसी को क्या कहा जाता है? उत्तेजना सामान्यीकरण, उत्तेजना भेदभाव, सहज पुनर्प्राप्ति, या फिर अवसान। ओके, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करवाया जाएगा और अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सहज पुनर्प्राप्ति करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने CDP के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जैसे ही चालक सीट बेल्ट पर लगाता है वैसे ही कार की सीट बेल्ट बजर रुक जाता है। यह किसका उदाहरण है? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड, या फिर नकारात्मक दंड। ओके, इससे आपका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ओके, एंड ये आपका नकारात्मक पुनर्बलन है। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन की ओर। ओके, जो आपका परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपका है मैथ्स का, अ वाटरमेलन कंटेन 90% वाटर, आफ्टर सम टाइम इट्स कंटेन ओनली 12% वाटर, इफ़ नाउ इट्स वेट इज़ 50 kg, कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष बचता है और इसका वज़न 50 किलोग्राम रह जाता है, तो प्रारंभिक वज़न ज्ञात करो। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अगर आपको ये सॉल्व करना आता है तो आप एक बार ट्राई करें, अपना आंसर निकालें। ओके, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक आपका टर्म है तरबूज या वाटरमेलन, इसकी फ्रूट की बात हो रही है। एंड कोई भी हमारा जो फ्रूट होता है उसमें आपकी दो चीज़ें कॉमन होती हैं सभी फ्रूट्स में। पहला आपका पानी एंड दूसरा आपका उसमें मौजूद पल्प। ओके, क्वेश्चन में हमारा पानी की वैल्यू जो है ये बदलती जा रही है, लेकिन पल्प हमारा सेम रह रहा है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन को करने की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में हमें बोला है एक तरबूज में 90% पानी है। 90% को अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा जो इसको लिख सकते हैं हम लोग 9/10। ओके, यानी 10 आपका टोटल फ्रूट है जिसमें आपका 9 पानी है। 9 पानी निकल गया तो बचा कितना? एक आपका पल्प बचा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वाटर और पल्प इस तरीके से लिख ले रहे हैं। ओके, एक बार फिर से क्लियरली लिख लेते हैं, यानी वाटर और पल्प का रेशियो फॉर्म हम लिख ले रहे हैं। ठीक है,
जिसमें वाटर हमारा निकला कितना 9 और पल्प हमारा अभी निकला 1। ओके, स्टार्टिंग में। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ये 12% बचता है, तो 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप चाहें तो 12/100 करके इसे सॉल्व कर ले, या आपको याद हो अगर तो बहुत अच्छी बात है। ये होता है 3/25। ओके, सो यानी टोटल आपका 25 फ्रूट है, जिसमें आपका 3 पानी है, यहाँ पर 3 मात्रा पानी की है, बचा हुआ 22 मात्रा आपकी हो जाएगी पल्प की। तो सेकंड हमारा एक रेशियो बनता है 3:2, ये 3 है आपका, 3:2 कितना 22। तो अब हमको एक चीज़ ध्यान से देखनी है। पहला स्टेप तो हमने फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल कर इनकी क्वांटिटी निकाल ली। अब सेकंड स्टेप में हमको ये रेशियो मिले हैं। पहला ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है और ये चेंज्ड वैल्यू है आपकी, ठीक। ओरिजिनल में आपका पानी और पल्प का रेशियो यानी वाटर और पल्प का रेशियो 9:1 था, बदल कर वो आपका 3:22 हो गया है। लेकिन हमारा जो रेशियो है ये बराबर नहीं है, तो हमें इसे बराबर करना होगा। ओके, क्यों बराबर करना होगा ये जान लेते हैं। क्योंकि जो हमारा पल्प है इसकी क्वांटिटी या इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है, तो हमें इसको तो समान करना होगा ना। ये हमारा 22 और ये हमारा 1 कहीं से मैच नहीं हो रहा है, तो इसकी वैल्यू को बराबर करना होगा। रेशियो बराबर करना आप सभी को आता होगा, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसे जो भी 9:1 है इसमें 22 का मल्टीप्लाई करेंगे। 22 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि पल्प हमारा नीचे 22 दिया गया है, इसलिए हम ऊपर भी 22 का मल्टीप्लाई करके पल्प की वैल्यू 22 निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। एक सेकेंड, 22 करके हमने इसे लिखा, तो यहाँ हो जाएगा 9 × 22 = 22 और नीचे वाला जो रेशियो हमारा है वो तो सेम रहेगा 3:22। अब आपने देखा कि किस तरीके से हमारा जो वाटर है और पल्प है इसका रेशियो तो बराबर हो गया पल्प का। ओके, अब आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जब 12% ये शेष बचता है तब इसकी जो वैल्यू है वो 50 किलोग्राम रह जाती है। यानी 12% जब हम उसमें कुछ कमी कर देते हैं तो हमारा जो वजन है उस तरबूज का वो 50 ग्राम रह जाता है, यानी उस तरबूज का वजन 50 ग्राम हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमें 22 और 3 दिया है इसको अगर हम जोड़ लें यानी पानी और पल्प को, तो 22 और 3 कितना हुआ 25। तो ये 25 वाली वैल्यू हमें 50 kg दी गई है। तो आपने देखा कि हमको 25 वाली वैल्यू दी गई है। अब 25 कैसे आया, 25 आया 22 को 3 में जोड़ के, यानी पूरा तरबूज एक मानकर। ओके, पानी और पल्प की क्वांटिटी हमने ऐड कर ली। 22 और 3 25, 25 बराबर दिया है 50 के, तो क्या एक बराबर नहीं निकल आएगा। 25 बराबर दिया है 50 kg के, तो एक बराबर आपका आ जाएगा 2 kg। ओके, एक की वैल्यू आपकी आ गई 2 kg। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा गया है क्वेश्चन में प्रारंभिक वजन, यानी इनिशियल जो वेट था, ओरिजिनल वेट था तरबूज का, वो पूछा गया है। ओरिजिनल जानने के लिए हमें ओरिजिनल वाली चीज़ों पे फोकस करना होगा। ओके, ओरिजिनल वेट आपका आएगा 9 × 22 + 22। ओके, सो ओरिजिनल वेट हमने जाना कि 9 × 22 + 22 करेंगे आपका ये ओरिजिनल वेट होगा। लेकिन हम इसे डिफरेंट तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो 9 में 22 का मल्टीप्लाई करें, प्लस कर दे 22, या फिर आप इसमें कॉमन ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हम लोगों ने 22 कॉमन लिया, 9 में 1 ऐड किया, 22 × 10 कर दिया, यहाँ पर आपका 220 आ गया। ओके, 220 ये आपका वेट है। अब हमें एक वाली वैल्यू कितनी दी है 2 kg, तो 220 वाली वैल्यू नहीं निकल आएगी। 220 वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 0 kg, यानी 440 kg। 440 kg यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से हमने जो हमारा प्रारंभिक वजन था वो प्राप्त कर लिया 440 किलो। ओके,
प्रारंभिक आपका है 440 किलो, बाद में आपका जो वेट रह गया वाटरमेलन का या तरबूज का वो आपका आपने देखा 2 किलो बचा। ओके, फिर इस क्वेश्चन में अगर आपसे और भी वैल्यूज़ पूछी जाती जैसे पल्प कितना है, पानी प्रारंभ में कितना था, पानी की वैल्यू बाद में कितनी हो गई, तो आप इजीली हर एक चीज़ को निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपसे पल्प पूछता तो आप 22 में गुणा कर देते। ओके, 1 बराबर 2 किलो दिया है तो 22 बराबर आसानी से आ जाता। अगर आपसे पूछता पहले पानी कितना है तो आप 9 इंटू 22 करेंगे, 198 आपको मिलेगा, और आपको 198 में 2 का गुणा कर देंगे तो आपको पहले पानी की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का तो बाद में पानी की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप उन सभी का आंसर कर लेंगे। ओके, सो एक बार पूरे क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो ये आपका एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था जो आपके रेशियो के क्वेश्चंस में और जो मिक्सचर है उसके क्वेश्चंस में लगता है। ठीक है, रेशियो के प्रश्न आपके होते हैं कि 2 सॉल्यूशन है, उनमें इसकी मात्रा इतनी है, बी की मात्रा इतनी है, आपको निकालना है। ठीक है, अल्कोहल वाटर का जो रेशियो है वो दे दिया जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में आपकी हेल्प करता है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लें। ओके, सो एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। ओके, आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न को जैसे इसमें फ्रूट की बात करी गई है तो स्टेप 1 आपको जो फोकस करना है वो फ्रूट पे करना है या जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो उस पे करना है। यहाँ पे पल्प और पानी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पल्प और पानी पे ध्यान दें, क्या बदल रहा है, क्या सेम रह रहा है, इस पर ध्यान दें। नेक्स्ट स्टेप हम लोग को लेनी है वो है परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करके रेशियो पे निकालना। ठीक है, यानी 90% था, 90 का 9/10, 10 आपको अगर टोटल है तो 9 इतना है तो क्या बाकी आपका पल्प होगा। ठीक, सिमिलरली 12% वाली वैल्यू के साथ करना है। 3/25, 25 टोटल है, 3 पानी है तो 22 पल्प नहीं हुआ। तीसरे स्टेप में आपको जो रेशियो है उन्हें बराबर करना है। ठीक है, क्योंकि पल्प एक है और दूसरा जो बदला हुआ रूप है उसमें 22 पल्प है तो बराबर तो करना होगा ना पल्प को, और पल्प को बराबर इसलिए करना है क्योंकि पल्प हमारा सेम रह रहा है, पहले भी बाद में भी, चेंजमेंट आपका पानी में हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट आती है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको रेशियो को बराबर करना है। ठीक है, रेशियो को बराबर करने के बाद आपको जो स्टेप है वो लेनी है कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू क्यों, 25 वाली वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, 25 वाली वैल्यू दी गई है तो 1 वाली निकल आएगी। ठीक है, और फिफ्थ और फाइनल स्टेप आपको जो पूछा जाए बस उसमें वैल्यू रख के आंसर निकाल देना है। ठीक, तो आपने देखा कि इन सभी स्टेप्स को बारी बारी से आपको समझना है, सॉल्व करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा प्रोसेस, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से आपका ये बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आपको अब इस क्वेश्चन को चाहे तो आप थोड़ा वैल्यूज़ में इधर उधर करके आप अपनी जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको कैसे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सो जैसा कि सभी वीडियो के एंड में आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन मिलेगा तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, एंड आप एक जगह अपने नोट्स रेडी कर लें क्योंकि जब आप रिवीजन करें तो आपको सभी जो क्वेश्चंस है वो एक जगह आपको दिख जाए एक ही बार में। सो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।